नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 73, जिसका टाइटल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आज हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या बातें लिखी गई है, कौन से पार्ट के अंदर ये आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी लैंग्वेजेस क्या होने वाली है, रीजनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जुडिशरी पर्पज़ के लिए, जुडिशल पर्पज़ के लिए कोर्ट्स के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है हमारे यहाँ, तो उनकी बात करेंगे हम लोग। देन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो हमारे 8 शेड्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। कमिटीज़ की बात करेंगे अलग अलग लेवल की जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड सेटअप की गई, और लास्ट में हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की लेटेस्ट अपडेट के साथ। ऑलराइट, और फिर कुछ आर्टिकल्स होंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड होंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके का हमारा ये लेक्चर सीरीज़ होने वाली है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो देखिए, पार्ट 17 देखने को मिलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पार्ट 17 में जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351, जो किसके बारे में बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। इन पार्ट के थ्रू ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है या पूरे पार्ट को कहीं ना कहीं क्या है, 4 हेड के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन लेवल की, रीजनल यानी कि स्टेट लेवल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हो गई, जुडिशियल लेवल पे किस तरीके की लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, देन कुछ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स होंगे उनके अंदर किस तरीके की लैंग्वेजेस होने वाली है ऑफिशियली, इसके बारे में क्या किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है इन 4 हेड्स के अंदर। किसको, ये वाले प्रोविज़न को जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ याद रखना है पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351, 4 हेड के अंदर ओवरऑल डिवाइड किया जाता है ये लैंग्वेजेस के चैप्टर्स को, जिसके अंदर यूनियन लेवल की लैंग्वेज, स्टेट यानी रीजनल लेवल की, जुडिशरी की, और कुछ स्पेशल डायरेक्टिव उनकी क्या क्या लैंग्वेजेस होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट हेड था वो है यूनियन की लैंग्वेज या लैंग्वेजेस एट द यूनियन लेवल। कौन सी लैंग्वेजेस होती है वो, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर कुछ प्रोविज़न देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है जनरली, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है भाई ऑफिशियल पर्पस के लिए। ऑफिशियल पर्पस के लिए मतलब भाई रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बायलॉज, ठीक है, ऑर्डर्स, डिक्री, ये सारी चीज़ें जो क्या की जाएगी, पब्लिश की जाएगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में की जाएगी गवर्नमेंट्स के द्वारा और उनके ऑर्गन्स के द्वारा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जनरली ये क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स माने जाते हैं। ये जितना भी अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में करेंगे, और उस लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। याद रखना, नेशनल लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करिए, उसी को बोलते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज, और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए उन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। इंडिया की एज ऑफ नाउ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग्स, इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, और अभी कंटिन्यू है इंग्लिश भी। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जनरली हमको देखने को मिल जाती है। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न रखे गए हैं रिगार्डिंग द यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्पस में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है भाई हिंदी जो कि क्या है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है, वो क्या है यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। ठीक है, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं रखेंगे, यानी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं रखेंगे। हम इंटरनेशनल फोरम लेवल पे जो न्यूमेरिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे एट द यूनियन लेवल एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न है, बट ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर सिस्टम है ना वो हम लोग नहीं यूज़ करेंगे ऑफिशियली, क्योंकि वो नंबर सिस्टम हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और नेशनल लेवल पे भी सबको समझना है, इसलिए नंबर सिस्टम हम लोग क्या है इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स होंगे इंटरनेशनल फॉरम्स के अकॉर्डिंगली उन नंबर सिस्टम का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कितने टाइम तक, क्या ये हमेशा, और प्लस ये तो होगी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, प्लस आने वाले 15 ईयर्स के लिए क्या किया जाएगा, यानी कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब से लेके 15 ईयर्स यानी 1965 तक क्या किया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेजेस को भी क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, तो 50 से लेके, क्योंकि 50 से पहले भी अंग्रेज जो थे वो जनरली क्या इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे, 47 से 50 तक इंडिपेंडेंट के बाद भी हमने इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज़ किया। इसीलिए इंग्लिश क्या थी, जो लोग हिंदी भाषी नहीं है स्टेट खास करके उनके लिए इंग्लिश जो है वो एकमात्र कम्युनिकेशन का डिवाइस थी यूनियन और स्टेट्स के बीच में। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेजेस को क्या है कंटिन्यू रखा गया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, और हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट तो क्या होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ही, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। ठीक है, बट
15 ईयर्स के बाद भी क्या है, पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कि वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। और इन बिटवीन विद इन 5 ईयर्स और वापस उसके बाद 5 साल, तो 5 साल के अंदर क्या है, कमेंसमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कमेंसमेंट किया गया है कि प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ कमीशन टू मेक द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये 15 ईयर्स तो दे दिया, प्लस 5 साल के गैप में क्या है, प्रेसिडेंट जो है कमीशन सेटअप करेंगे। ये कमीशन का काम होगा कि भाई हिंदी लैंग्वेजेस का कितना प्रोग्रेस हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो कमेटी सेटअप करती है एग्जामिन करने के लिए, क्या, इस कमीशंस की रिकमेंडेशंस के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कमीशन बनाएंगे, कमीशन एक अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, फिर पार्लियामेंट उससे रिगार्डिंग कमेटी बनाएगी, कमेटी भी उस रिपोर्ट को टेक केयर करेगी और रिपोर्ट फाइनली किसको देगी, अपनी प्रेसिडेंट को देगी। फिर ये रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले आएगा कमेटी, देन कमीशन, फिर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। सेटअप भी कमीशन कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। कमीशन रिपोर्ट जो है क्या किसको देगा, कमेटी इसको, फिर कमेटी फाइनली इसको एग्जामिन करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगी, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी। ऑलराइट, तो ये सीक्वेंस याद रखना है और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, ताकि भाई कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है हिंदी लैंग्वेजेस को लेकर के, वो सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए ये प्रोग्रेसिव स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हमको देखने को मिलता है 1955 के अंदर प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन बोलते हैं। और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन है 1955 के अंदर ये जो अपॉइंट किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, तो ये भी याद रखना है, बीजी खेर, बीजी खेर करके थे, जो कि क्या थे, कमिश्नर थे, चेयरमैन थे इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन के, जिसने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद यानी कि 1956 को क्या की, इस लैंग्वेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट प्रेसिडेंट को की। अब रिपोर्ट सबमिट की तो कमेटी बनानी पड़ेगी, तो पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, सेम सीक्वेंस जो हमने पहले देखा वो कमेटी बनाई गई, ठीक है, 1957 के अंदर। अब इस कमेटी के चेयरमैन कौन रखे गए, तो याद रखना जीबी पंत, यानी कि गोविंद बलवंत पंत जो हैं वो क्या है, इस कमेटी के चेयरमैन रखे गए, ठीक है। इसके बाद जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन जो है वो सेटअप नहीं किया गया 1960 के अंदर, क्योंकि 5-5 साल में करना था। 1955 में किया तो अब 1960 में भी करना था, हमने देखा 5-5 साल के गैप में, बट 60 के अंदर कोई ऐसा कमीशन एस्टेब्लाइज नहीं किया। तो 1955 प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एस्टेब्लाइज किया, जिसके चेयरमैन थे बीजी खेर। उन्होंने 1956 में ये कमीशन ने क्या की, रिपोर्ट सबमिट की, इसको एग्जामिन करने के लिए पार्लियामेंट ने 1957 में एक कमेटी बनाई पार्लियामेंट ने, जीबी पंत थे उसके कौन, चेयरपर्सन, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ऑलराइट, सब्सिक्वेंटली इस रिपोर्ट के सबमिट हो जाने के बेसिस पे क्या है, पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती है, यानी कि एक लॉ लेके आती है जिसको बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। प्रोसीजर वही फॉलो हो रहा है, कमीशन, देन कमेटी, देन उसी के रिकमेंडेशन के बेस पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेजेस जो हैं इवन आफ्टर द 1965 यानी 15 साल बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए क्या होगी, यूज़ की जाएगी। प्लस हिंदी लैंग्वेजेस तो होने ही वाली है, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए, कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, हिंदी लैंग्वेजेस जो हैं उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, खास करके सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वहाँ पे इंग्लिश एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाएगा। नोटेबली ये जो एक्ट इनेबल करता है द यूज़ ऑफ इंग्लिश इनडेफिनेटली पीरियड के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेजेस की जो टॉप लिमिट है कब तक वो यूज़ होगी वो नहीं डिफाइन की गई है, तो वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या है, इंग्लिश को फर्दर कंटिन्यू करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1967 के अंदर भी, 63 से 67 में भी इसको अमेंड किया गया था, और जिसके अंदर यूज़ ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी कंपलसरी इन द सर्टेन केसेस भी बनाया गया। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट याद रखना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड करता है, और 1967 के अंदर इसमें अमेंड करके अगेन इंग्लिश को और भी थोड़ा मजबूत किया गया था। ऑलराइट, तो यूनियन की लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी, नंबर जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, ठीक है। पहले कमीशन एस्टेब्लाइज किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, फिर उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसी के बेस पे क्या किया जाएगा, कमेटी एस्टेब्लाइज की जाएगी, और उसी के बेस पे फिर एक्ट लाया जाएगा। और सेम हमारे यहाँ ऐसे ही लाया गया, पहले कमीशन बनाया गया बीजी खेर की चेयरमैनशिप में, देन उसकी रिपोर्ट आई तो उसी के बेसिस पे पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बलवंत पंत यानी कि जीबी पंत में। फिर उसके बाद हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है 1963 का, जो हमने बात की। तो यूनियन लेवल पे ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देन हम बात करते हैं रीजनल लेवल पे, यानी कि स्टेट्स के लेवल पे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे कि यूनियन लेवल पे हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज दी है,
और इंग्लिश को हम कंटिन्यू करते हैं। बट स्टेट लेवल पे ऐसी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है, बट कुछ प्रोविज़न ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो बात करते हैं कहीं ना कहीं कि इनडायरेक्टली वो अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है वो क्या कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस अपने स्टेट के अंदर क्या कर सकती है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे लेके चल सकती है। इन एडिशन टू हिंदी, हिंदी भी ले सकती है। ठीक है, कब तक, और जब तक ये लैंग्वेजेस अडॉप्ट नहीं की जाती तो इंग्लिश यूज़ की जाएगी स्टेट के अंदर एज अ ऑफिशियल पर्पस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता ही नहीं है कि स्टेट की क्या लैंग्वेजेस होगी, वो स्टेट के ऊपर छोड़ देता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिसाइड करना है कि वो चाहे उतनी लैंग्वेजेस, वन या मोर देन वन लैंग्वेजेस को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ले सकते हैं। और जब तक वो अडॉप्ट नहीं करते ऑफिशियल लैंग्वेज, तब तक क्या इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में स्टेट की यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसी के चलते मोस्ट ऑफ द स्टेट है उन्होंने क्या किया, उनकी जो मेजर रीजनल लैंग्वेजेस है उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे ले लिया। और याद रखना, ये जो स्टेट चूज़ करेंगे ना अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो जो 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है उसी में से करेंगे ऐसा नहीं है, बियॉन्ड जाके भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो खाली 22 लैंग्वेज में से चूज़ करेंगे जो 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसा नहीं है। बियॉन्ड दैट अब 22 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी उनके द्वारा चूज़ की जा सकती है। तो ये भी हमें याद रखना है। इसी के चलते ज़्यादातर स्टेट ने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ किया। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस मेजर गुजराती है, तो गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजराती को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर लिया। तो इस तरीके से स्टेट ने ज़्यादातर कारनामे किए हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर द टाइमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन तो इंग्लिश होगी, साथ में हिंदी भी होने वाली है। और स्टेट और यूनियन के बीच में, यानी कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में, खास करके यूनियन की हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो ऐसे स्टेट जो हिंदी समझते हैं उनके साथ तो हिंदी कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट यूनियन स्टेट लेवल पे कुछ ऐसे स्टेट है जो हिंदी नहीं समझ पाते, उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होने वाली है, इंग्लिश होने वाली है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। 2 स्टेट हैं, एक हिंदी भाषी स्टेट है लेट से, और एक नॉन हिंदी है, तो इनके बीच में ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस में होगा, इंग्लिश के अंदर होगा। 2 स्टेट हैं, दोनों क्या हिंदी भाषी है, तो दोनों के बीच में हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, और जिन स्टेट के बीच में याद रखना हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आना ज़रूरी ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और ये हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, ये क्या करता है, लेस डाउन करता है द इंग्लिश शुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट। ठीक है, और ऐसे हिंदी टू हिंदी स्टेट्स हैं, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर यूनियन और स्टेट्स के बीच में चीज़ें की जा सकती है, बट साथ साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसका भेजना ज़रूरी है। किसका, कोई भी ऐसा लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, बायलॉज हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजना ज़रूरी है, ताकि क्या है कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके अलावा व्हेन द प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि भाई अच्छी खासी प्रोग्रेस हमको देखने को मिल चुकी है एक पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेजेस में, और लोकल लोग भी हैं वो भी क्या है चाहते हैं कि भाई हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको स्टेट रिकॉग्नाइज़ करे, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे स्टेट को क्या है रिकमेंडेशन दी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा कि भाई आप क्या करो, ये पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं जो अपनी लैंग्वेजेस को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कंसिडर करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के थ्रू क्या है लोकल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी क्या कर सकती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एज ए स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ले सकती है। तो ये भी प्रोविज़न हमको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो रीजनल लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकती है, खाली 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल के अंदर है 8 के अंदर ज़रूरी नहीं है उन्हीं में से चूज़ करना, अपने हिसाब से चूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी क्या होने वाली, तीसरे एड्स की बात करते हैं भाई जुडिशरी अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसका यूज़ करने वाले, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमको देखने को मिलता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर कि भाई जब तक अनटिल पार्लियामेंट क्या है कोई ऐसा लॉ लेके नहीं आती है कि किस लैंग्वेजेस का यूज़ होने वाला है, तो कोर्ट सिस्टम के अंदर जनरली क्या है इंग्लिश का यूज़ होगा। कोर्ट सिस्टम में भी खास करके सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हाई कोर्ट्स है उसके अंदर सारी प्रोसीडिंग किसके अंदर होगी, इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगी। और ये प्रोसीडिंग के अंदर जितने भी बिल्स हैं, जितने एक्ट है, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स है, रूल्स रेगुलेशन है, बायलॉज हैं एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ठीक है, ये सब कोर्ट में किस लैंग्वेजेस के थ्रू जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेजेस के ही थ्रू जाएंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेजेस में ही जाने वाले हैं। लेकिन अगर गवर्नर है स्टेट का, ठीक है, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चाहते हैं कि यूज़ ऑफ हिंदी होना चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे स्टेट की, प्लस हाई कोर्ट्स के अंदर भी, ठीक है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट, डिक्री और द ऑर्डर। तो क्या किया जा सकता है कि भाई गवर्नर है विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस का भी हाई कोर्ट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। बट याद रखना, हाई कोर्ट के अंदर भले किया जा सकता है, पर हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट है, डिक्रीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, वो सब क्या होने चाहिए, इंग्लिश के अंदर ही होने चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होने वाली इंग्लिश। बट अगर गवर्नर चाहें कि पर्टिकुलर हाई कोर्ट है उसकी लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर वो उसकी हियरिंग होनी चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के थ्रू क्या कर सकता है, ये चीज़ें अलाउ कर सकता है कि ये चीज़ें हो सकती है कि हाई कोर्ट के अंदर भी एटलीस्ट प्रोसीडिंग जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो। बट याद रखना, हाई कोर्ट के जितने भी फाइनल जजमेंट आएंगे, डिक्री आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, वो तो इंग्लिश में ही हो सकते हैं, इंग्लिश में ही होने चाहिए अनटिल पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा अगर ये ऑर्डर डिक्री अगर नॉन इंग्लिश के अंदर करनी है तो, बट स्टेट के हाथ में ये चीज़ें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हियरिंग जो है वो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, ये लेस डाउन करता है कि भाई हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द एक्ट, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, रेगुलेशन, बायलॉज, ये सब होने चाहिए अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आर डीम टू बी ऑथोराइज द टेक्स्ट। भाई जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिक्री है, अगर ये हिंदी के अंदर दिए जाते हैं तो हिंदी के अंदर दिए गए ये सारे ऑर्डर्स हैं वो क्या है, एज अ ऑथोराइज टेक्स्ट के तौर पे लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अनऑथोराइज उनको नहीं माना जाएगा कि सिर्फ इंग्लिश में आए तो ही वो ऑथोराइज होंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर आए तो भी वो ऑथोराइज टेक्स्ट के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, और जितने एक जो भी बिल हमको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके अंदर क्या है, इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखनी है, तो इसीलिए हम देखते हैं। और साथ साथ में क्या है, प्रोसीडिंग जो है पार्लियामेंट के अंदर वो भी हिंदी के अंदर हो सकती है। ठीक है, एन एक्ट ऑल्सो इनेबल द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी एंड एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट फॉर द जजमेंट, डिक्री और द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट बट शुड बी अकम्पेन्ड बाय द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो गवर्नर चाहें तो प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट ले करके उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट हैं, उसके जजमेंट ऑर्डर हैं, उन सभी को क्या है, हिंदी के अंदर भी मांग सकते हैं। बट वो इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, इंग्लिश में कॉपी उसकी तो होनी ही चाहिए ऑफिशियली। हिंदी में भी ये ले सकते हैं, बट कॉपी तो है इंग्लिश के अंदर कंपल्सरीली होनी चाहिए, किसकी, हाई कोर्ट के जजमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट की तो इंग्लिश के अंदर होती ही है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ने इस रिगार्ड्स कोई भी ऐसे प्रोविज़न नहीं बनाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, हिंदी का यूज़ होना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वही पिटीशन एक्सेप्ट करता है जो क्या होती है, इंग्लिश के अंदर होती है। पर एक एक्ट है जिसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन सेंट्रल लॉ एक्ट ऑफ 1973। ये क्या बोलता है, ये लेड आउट करता है कि भाई ट्रांसलेशन होता है एनी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर स्पेसिफाई इन द 8th शेड्यूल, वो क्या होना चाहिए। और राइट, तो ये बोलता है कि भाई जितनी भी ऑर्डर, डिक्री, सब कुछ पास किए जाएंगे अगर वो हिंदी के अंदर भी होते हैं, इंग्लिश के अंदर तो होते हैं प्लस हिंदी के अंदर भी होते हैं और दूसरी किसी लैंग्वेजेस के अंदर भी होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के, तो उसको भी एक ऑथोराइज टेक्स्ट के रूप में माना जाएगा, उसको अनऑथोराइज नहीं माना जाएगा। यानी किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर आपके टेक्स्ट, डिक्री, जजमेंट अगर गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो अनऑथोराइज नहीं होंगे, वो ऑथोराइज ही माने जाएंगे। बट यस, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जब तक पार्लियामेंट लॉ ला के चेंज नहीं करती वो होने वाली है इंग्लिश। हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या है, उनके ऑर्डर, डिक्री है वो तो इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। प्रोसीडिंग रीजनल लैंग्वेजेस में हो सकती है, बट कब, जब गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इस चीज़ को अलाउ करते हैं। बट इसमें भी इनके जो जजमेंट होंगे हाई कोर्ट के वो तो इंग्लिश में होने ही चाहिए, उसकी एक कॉपी तो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना। कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्पेशल डायरेक्टिव भी दिए गए रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लैंग्वेज के लेवल पे जो माइनॉरिटीज़ हमको स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, देखने को मिलती है, उनके लिए एंड द प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस के लिए भी यहाँ पे दिए गए। जैसे कि हम माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें बोलता है कि भाई कोई भी अगर एग्रीड पर्सन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन अपनी लेके पहुँचता है किसी भी पर्टिकुलर यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उसकी PIL या उसकी कोई भी अपील है वो जस्ट इस बेस पे रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो है प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर वो नहीं, वो किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर हो, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ही क्यों ना हो। अगर वो कंप्लेन लेके जाता है या अपनी कोई भी ग्रीवांसेस लेके जाता है हेल्प के लिए स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट पे, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में वो अपनी कंप्लेन लेके नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसकी पिटिशन को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, इसके अलावा एवरी स्टेट लेवल पे या लोकल अथॉरिटी लेवल पे एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि भाई बच्चों को क्या किया जाए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग के अंदर प्रोवाइड किया जा सके।
ठीक है। और ऐसे चिल्ड्रन हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, खास करके उनको। और प्रेसिडेंट इसके लिए नेसेसरी डायरेक्टिव क्या है, इशू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ताकि जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू द सेफगार्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ उनको क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। और इसकी रिपोर्ट भी देखने को मिलती है जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये स्पेशल डायरेक्टिव है रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस की, देखो सबसे पहले याद रखना है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेजेस को क्या करे, स्प्रेड करे और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। आर्टिकल 351 जो है वो इसी के रिगार्डिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है। सो दैट ये एक लिंग्वा फ्रेंचा यानी कि एक मेन लैंग्वेजेस बन जाए इन द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्दर सेंटर जो है वो डायरेक्ट करता है एनरिचमेंट ऑफ द हिंदी के लिए, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसकी स्टाइल है, उसके एक्सप्रेशंस हैं, उन सभी को लेकर के, ठीक है। और ख़ास करके जो 8 शेड्यूल्स हैं उसके भी बारे में बात की जाती है, प्राइमरीली ऑन द संस्कृत एंड द सेकेंडरी ऑन द अदर लैंग्वेजेस। इन सब के डेवलपमेंट के लिए भी उन्हें काम करना है, ठीक है। अगर शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि 8 शेड्यूल के अंदर दी गई है, तो याद रखना है हमको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं, स्पेसिफिकली जब उन्होंने शेड्यूल पढ़ा था। इंडिया के 8 शेड्यूल के अंदर टोटल एज ऑफ नाउ, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। ओरिजिनली ये नहीं थी, लेटर ऑन अलग अलग अमेंडमेंट करके ऐड की गई। ओरिजिनली याद रखना टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ और लैंग्वेजेस इसके अंदर ऐड की गई, और आज के टाइम पे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 8 लैंग्वेजेस मोर इसमें ऐड की गई है। कब कब, तो फर्स्ट इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, हमको देखने को मिला कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की लाया गया 1967 में। इसके अंदर एक लैंग्वेजेस दैट इज़ सिंधी इसके अंदर ऐड की गई, यानी कि 14 से 15 लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद सेकंड हमको देखने को मिलता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर लाया गया। इसमें मणिपुरी, कोंकणी एंड द नेपाली लैंग्वेजेस उसके अंदर ऐड की गई। फिर फाइनल जो एक्ट है हमको देखने को मिला 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में लाया गया। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड द संथाली ये 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई। तो 1 यहाँ ऐड की, 2 यहाँ, 3 यहाँ ऐड की और 4 यहाँ ऐड की, यानी टोटल 8 लैंग्वेजेस इसमें ऐड की। तो 14 + 8 मिलके टोटल 22 लैंग्वेजेस अभी देखने को मिलती है हमको, जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो कि 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर देखने को मिलती है। ओरिजिनली 14, एज ऑफ नाउ 22। कब कब ऐड की गई, इंपॉर्टेंट है, 1, 3, 4, 21st, 71st, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 67, 92 एंड 2022। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जो हमको देखने को मिलती है आज के टाइम पे एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। कौन कौन सी है, तो भाई आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, संथाली, मैथिली एंड द डोगरीज, ठीक है। और याद रखना इसके अंदर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ कमिटीज़ की पार्लियामेंट की, ताकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके, तो वो कमिटीज़ क्या बोलती है तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया 1963 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसको सेटअप करने के लिए हमें पता है कमिटीज़ जो हैं पार्लियामेंट ने बनाई थी, जिसको ताकि क्या किया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसके प्रोग्रेस को, खास करके हिंदी का कितना यूज़ किया जा सकता है, उसका क्या क्या प्रोग्रेस हुआ यूनियन लेवल पे, उसको देखा जा सके, ठीक है। ये एक्ट क्या हो रहा था, 10 ईयर्स के लेटर ऑन क्या होना चाहिए, प्रॉपर वापस से कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की जानी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, प्रॉपरली लैंग्वेजेस के प्रोग्रेस को देखा जा सके। अकॉर्डिंगली कमेटी सेटअप की जाती है 1976 के अंदर, ठीक है। इस 1967 कमेटी जो है, ये कमेटी क्या होती है, इसके अंदर टोटल मिला के 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 30 में से 20 लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से देखने को मिलते हैं हमको 1976 की जो कमेटी है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर कमेटीज़ की ड्यूटी है कि इनको रिव्यू करना है प्रोग्रेस, कि किस तरीके से हिंदी लैंग्वेजेस का यूज़ हम कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए यूनियन लेवल पे, ठीक है। और सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, उसकी रिकमेंडेशन के थ्रू, और प्रेसिडेंट जो क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को लेट डाउन करेंगे बिफोर द पार्लियामेंट एंड द वेरियस ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट उसके बाद आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट उसको रिव्यू करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे जो भी रिव्यू के लिए जो भी क्या है, जो भी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की आई है उसको भी ध्यान में रखेंगे, और फिर डायरेक्टिव इशू करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर होल पार्ट में या कितने कितने पार्ट में ये रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है।
ठीक है। इस पर्टिकुलर कमेटी है, इसके चेयरमैन की बात करें तो इलेक्ट किए जाएंगे अमंग द मेंबर्स, सब मेंबर्स होंगे उनमें से इलेक्शंस होंगे और चेयरमैन को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो यूनियन होम मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर है, हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हमेशा जनरली टाइम टू टाइम इलेक्शंस के दौरान जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर ही इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव यूज़ है हिंदी का इन द सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस के अंदर इज़ बीइंग रिव्यू बाय द कमेटी इन द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट एंड द रूल्स फ्रेम। तो ये कमिटीज़ क्या कर रही है भाई, सेंट्रल लेवल पे हिंदी की क्या क्या प्रोग्रेसिव है, किस तरीके से हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए सिर्फ हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, उसकी संभावनाओं को देख रही है, ठीक है। और ये कमेटी ये भी ध्यान रख रही है कि भाई ऐसे इंस्ट्रक्शंस को इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस रिगार्ड टाइम टू टाइम, ठीक है। कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। ये अदर रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर, रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर किस तरीके से होगा, उनका मीडियम ऑफ डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें इस कमेटी के अंडर हमको देखने को मिलती है जो सेटअप की गई थी 1976 के अंदर। तो ये कमेटियाँ भी सेटअप की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलराइट। बट पता होना चाहिए ऐसी कोई कमेटी है जो सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को क्या करती है, गवर्न करती है, ऑलराइट। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का। याद रखना, देखो शेड्यूल लैंग्वेजेस टोटल 22 है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। यूनियन लेवल पे हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट प्लस इंग्लिश को भी क्या है कंटिन्यू किया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेजेस नहीं। क्लासिकल लैंग्वेज ये फंडा अभी हम बात कर रहे हैं 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई ऐसी कोई कैटेगरी होनी चाहिए लैंग्वेजेस का जिसको हम दो क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलेंगे। ये क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं वो किस बेसिस पर डिसाइड की जाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया भी दिए। क्राइटेरिया क्या दिए भाई कि सबसे पहले देखो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो क्या उसके टेक्स्ट हैं बहुत ही हिस्टोरिकल होने चाहिए, अराउंड 1500 से लेकर 2000 साल पुराने होने चाहिए उस लैंग्वेजेस के टेक्स्ट, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, उसका अपना वैल्यूएबल लिटरेचर होना चाहिए, जनरेशन टू जनरेशन उसका स्पीकिंग होनी चाहिए लोगों के अंदर। तीसरी चीज़ है वो अपने आप में एक ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी और से बोरो या किसी और कल्चर से बोरो की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न से। इन सारी लैंग्वेजेस को तो मॉडर्न लैंग्वेजेस के थ्रू नहीं होनी चाहिए, उसका डिस्टिंक्ट क्लासिकल लिटरेचर भी होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं तो उसको गवर्नमेंट क्या देगी, क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग देगी। और इसी क्राइटेरिया के बेस पे ओरिजिनली ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। सबसे पहले 2004 के अंदर तमिल, ये भी पूछा जाता है, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और 2008 में 2 लैंग्वेजेस तेलुगु एंड कन्नड़ा, 13 के अंदर मलयालम, देन उड़िया। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली। बट लेटर ऑन अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 के अंदर 5 मोर लैंग्वेजेस जो हैं इन क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड की गई। ये 5 मोर लैंग्वेजेस जो हैं वो हैं मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज़ एंड बंगाली। ये 5 लैंग्वेजेस जो हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस के तौर पे ऐड कर दिया गया। तो ओरिजिनली कितनी थी 6, 5 और को ऐड कर दिया तो टोटल कितनी हो गई 11 लैंग्वेजेस आज के टाइम पे हमको देखने को मिलती है जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्या दिया जाता है, टैग दिया जाता है। तो याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल अभी 11 लैंग्वेजेस हैं, 2024 के अंदर 5 लैंग्वेजेस मोर ऐड की गई। अब होता क्या है, चलो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड हैं फॉर द स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंट इन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस, वो एनुअली दिए जाते हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज़ क्लासिकल लैंग्वेजेस का सेटअप किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, ठीक है। टू बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट टू स्टार्ट एटलीस्ट 1 इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ताकि क्या किया जा सके, इस तरीके की लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके, क्लासिकल लैंग्वेजेस को, इसके स्कॉलर्स वगैरह उन सबको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ऐसा यूजीसी को भी गाइडलाइन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट करता है। तो अवार्ड्स दिया जाते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, ग्रांट मिलती है, यूजीसी भी उसके प्रमोशन के लिए काम करती है। ये सारी चीज़ों के चलते क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं उसका टैग मिलना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑलराइट, तो ये है ऑल अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूनियन लेवल पे रिलेटेड है लैंग्वेजेस से, 343, 344 आप गो थ्रू हो सकते हैं। रीजनल यानी कि स्टेट लेवल पे 345, 6, 7, देन हाई कोर्ट और उसकी लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट की 348, 49, देन स्पेशल डायरेक्टिव से रिलेटेड आर्टिकल्स कुछ ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल चैप्टर अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑलराइट,
तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर डिटेल में समझ आ गया होगा। याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है, शेड्यूल लैंग्वेजेस क्या है, नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है, नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस है आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आगे भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस पूरी सीरीज़ को इंडियन पॉलिटी की डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।